हेलो भाई लोगों को नोवल सिस्टम में आपको स्वागत है। जय_कुमार_0022 70% की छूट। धनवान बनने के लिए धन खोना। नशा चाहने वाले नीली शर्ट द्वारा। उपन्यास। खेल। गोल्डन टिकट। 3। दृश्य 4.6 मिलियन। शक्ति पत्थर 13। मैं बस पैसे गंवाना चाहता हूँ। टीटी सबसे बेहतरीन बॉस, व्यापार जगत का धुरंधर, प्रतिभाशाली रचनाकार, सदी का दूरदर्शी। ये सभी विशेषण तेंगा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पेई कियान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने पुनर्जन्म के बाद से पेई कियान को एक ऐसी प्रणाली मिली है जो उन्हें पैसे गंवाने पर इनाम देती है। तभी उनके दिमाग में एक शानदार विचार आता है, घटिया खेल बनाना। अगर खेल फ्लॉप हो गया तो मेरी सारी निवेश राशि बर्बाद हो जाएगी। पैसे गंवाना कितना मुश्किल हो सकता है। वाकई कितना मुश्किल हो सकता है। ये किताब चीन में बेहद लोकप्रिय है और इसने एक नया चलन शुरू कर दिया है। वेब नॉवल को इस किताब से बहुत उम्मीदें हैं और उन्होंने लेखक से पहले अध्याय को वैश्विक पाठकों के लिए विशेष रूप से परिष्कृत करने का अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि सभी को इसे पढ़ने में आनंद आएगा। अधिक 1674 अध्यायों को अपडेट किया गया। पूरा होना। समीक्षा 293। अधिक _रीडियन__, 6 साल पहले। द गॉड ऑफ गेम्स के बाद ये दूसरा उपन्यास है जिसे मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ और अपने सारे फास्ट पास खर्च करना चाहता हूँ। क्या आपको यह उपन्यास पसंद नहीं आया? तो अपना वेब नॉवल अकाउंट डिलीट कर दो और अपना फोन तोड़ दो, तुम नीच इंसान। 251। 34। मंगाइल्फ 1997। 6 साल पहले। मैं इसे गूगल क्रोम की मदद से किडियन पर नियमित रूप से पढ़ता हूँ। ये कहानी अद्भुत है। इसमें 620 अध्याय हैं और मैंने सभी पढ़ लिए हैं। मैं हर दिन नए अध्याय पढ़ने के लिए वापस आता हूँ। प्रत्येक अध्याय का शीर्षक उसकी महानता को नहीं दर्शाता, बल्कि आपको भ्रमित भी कर सकता है। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है और यह सचमुच पढ़ने लायक है। 98। 24। और आप 6 साल पहले। मैं फिलहाल MTL के जरिए नवीनतम अध्याय पढ़ रहा हूँ। ये सीरीज एक अनमोल रत्न है। गलतफहमियों की भरमार। राष्ट्रपति पेई को चैन ही नहीं मिल रहा। तेंगा की भावना पर भरोसा रखें। मुख्य तत्व: कॉमेडी जोड़ वीडियो गेम निर्माण जोड़ व्यवसाय जोड़ गलतफहमी जोड़ दमदार कलाकार। 74। 15। इस पुस्तक को रेटिंग दें। अध्याय 1। धन रूपांतरण प्रणाली। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ये किताब चीन में बेहद लोकप्रिय है और इसने एक नया चलन शुरू कर दिया है। वेब नॉवल को इस किताब से बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए उन्होंने लेखक से पहले अध्याय को वैश्विक पाठकों के लिए विशेष रूप से परिष्कृत करने का अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि सभी को इसे पढ़ने में आनंद आएगा। कृपया कॉइन्स का उपयोग करके प्रीमियम चैप्टर्स को अनलॉक करके इस पुस्तक का समर्थन करें। हमें आशा है कि यह पुस्तक चयनित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 2009। क्या वह 10 साल पीछे समय में लौट आया था? पेई कियान को सच्चाई को स्वीकार करने में कुछ क्षण की बेचैनी हुई, लेकिन फिर उसने अपेक्षाकृत शांति से इस बात को मान लिया। 2013 में स्नातक होने के बाद से वह 2 उद्योगों में काम कर चुका है और कई कंपनियों में नौकरियां बदल चुका है। इस दौरान उसका सामना बेहद खराब बॉस से हुआ और उसने कॉर्पोरेट जीवन की राजनीति को भी सहन किया। बहरहाल वह समाज का गुलाम मात्र था। पुनर्जन्म जैसी अद्भुत घटना होने पर वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था। 10 साल पहले से जीवन की शुरुआत करना, ये तो हर किसी का सपना ही हो सकता था। अब पूरी तरह से जाग चुके पेई कियान करवट बदलकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। अब उसे आगे क्या करना चाहिए? ठीक उसी समय पेई कियान के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन प्रकट हुई और उस पर शब्दों की पंक्तियां भरने लगी। धन रूपांतरण प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। लेस देन बाइंडिंग सफल रही। ग्रेटर दैन, लेस देन मालिक, पेई कियान ग्रेटर दैन। कृपया सिस्टम के निर्देश पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या चल रहा है? पेई कियान चौंक गई और अत्यधिक प्रसन्न हुई। सचमुच, पुनर्जन्म के बाद भी एक व्यवस्था हमेशा रहेगी।
उसका धोखा आ गया था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चीजें इसी तरह होती रहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ ही देर में पेई कियान ने खुद को संभाला और स्क्रीन पर संदेश देखा। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन। लेस देन लाभ हानि रूपांतरण अनुपात लंबित ग्रेटर देन। लेस देन सिस्टम फंड 50,000 ग्रेटर देन। लेस देन व्यक्तिगत 443 संपत्ति ग्रेटर देन। यह एक मेनू था। मेनू के सबसे नीचे एक डायलॉग बॉक्स था जिसका उपयोग गतिशील जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। वह निश्चित रूप से निर्देश पुस्तिका होगी। लेस देन धन रूपांतरण नियम ग्रेटर देन। निर्धारित अवधियों के दौरान सिस्टम मालिक को एक निश्चित राशि प्रदान करेगा। इस राशि का उपयोग केवल कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है और इसे फिजूल खर्ची के लिए नहीं बनाया गया है। एक निश्चित अवधि के बाद निपटान हेतु सारणीकरण किया जाएगा और प्रणाली के लाभ हानि के अनुसार स्वामी की व्यक्तिगत संपत्ति का रूपांतरण निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाएगा। लेस देन विशेष सूचना मालिक को काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वह कंपनी के खातों के माध्यम से स्वयं को वेतन का भुगतान न करें। ग्रेटर देन। अगला चरण विस्तृत नियम देखें। वाह, ये तो निश्चित रूप से जीत दिलाने वाला सिस्टम है। आप मुझे न केवल धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि मुझे पैसे भी दे रहे हैं। वाकई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नैतिकता है। पेई कियान को तुरंत ही सिस्टम की कार्यप्रणाली समझ में आ गई। यद्यपि सिस्टम फंड और व्यक्तिगत संपत्ति दोनों ही पहलुओं में पैसे का जिक्र था, फिर भी वे पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। व्यक्तिगत संपत्ति में उल्लिखित 443 का तात्पर्य पेई कियान की कुल धनराशि से था जो 443 युआन थी। ये वह धन था जिसे वह स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकता था। जहां तक 50,000 युआन की बात है, वह सिस्टम फंड था। सिस्टम के नियमों के अनुसार इतनी राशि का उपयोग केवल कंपनी बनाने जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। एक निश्चित समय के बाद, चाहे उसे लाभ हो या हानि, ये निर्धारित अनुपात के आधार पर उसकी निजी संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगा और तब तक वह इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकेगा। बहुत बढ़िया, चलिए विस्तृत नियमों पर एक नजर डालते हैं। पेई कियान स्क्रीन पर टैप करती रही। मालिक को सामान्य, तार्किक और कानूनी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जिनके लिए कुछ तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित बातें नियमों का उल्लंघन है, कृपया ध्यान दें। लेस देन लाभ श्रेणी ग्रेटर देन। लेस देन 1 बड़े पैमाने पर संपत्ति की खरीद या कीमतों में हेरफेर करना। ग्रेटर देन। लेस देन 2 क्रिप्टो करेंसी की खरीद, पूंजी योजनाओं में संलग्न होना और अवैध क्राउड फंडिंग या इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होना। ग्रेटर देन। लेस देन 3 स्टॉक, सामग्री या बाजार की ताकतों को बाधित करने के लिए सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी में संलग्न होना। ग्रेटर देन। लेस देन 97 शेष उल्लंघनों को देखने के लिए यहाँ टैप करें। ग्रेटर देन। लेस देन हानि श्रेणी ग्रेटर देन। लेस देन 1 दान करना या कंपनियों को दूसरों को उपहार में देना। ग्रेटर देन। लेस देन 2 बाजार दरों से कहीं अधिक कीमतों पर कर्मचारियों की भर्ती या नियुक्ति करना, कार्यालय स्थान किराए पर लेना और उपकरण खरीदना। ग्रेटर देन। लेस देन 3 अत्यधिक निष्क्रियता, असामान्य रूप से कम कार्यकुशलता दर और लंबे समय तक कोई मूल्य उत्पन्न न करना। ग्रेटर देन। लेस देन 97 शेष उल्लंघनों को देखने के लिए यहाँ टैप करें। ग्रेटर देन। लेस देन अतिरिक्त नियम, स्वामी को किसी को भी सिस्टम के अस्तित्व के बारे में न तो बताना चाहिए और न ही संकेत देना चाहिए। ग्रेटर देन। उल्लंघनों की परिभाषा पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इसी प्रणाली के पास है। लेस देन। अगला चरण यादृच्छिक रूप से उत्पन्न लाभ हानि रूपांतरण अनुपात। ग्रेटर देन। इतने सख्त नियम। पेई कियान ने 200 उल्लंघनों की जांच की और उसकी योजनाएं एक एक करके रद्द होती चली गईं। संपत्ति में सट्टेबाजी और क्रिप्टोकरेंसी की खरीद पर सिस्टम द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह सामान्य निवेश और धन प्रबंधन में संलग्न हो सकता था, लेकिन उनका वार्षिक प्रतिफल उसे संतुष्ट करने के लिए बहुत कम था। 200 उल्लंघनों के कारण पेई कियान को न केवल लाभ कमाने वाली गतिविधियों में प्रतिबंधित किया गया, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में भी प्रतिबंधित किया गया। कुल मिलाकर उसे किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पेई कियान अगले चरण पर जाने के लिए स्क्रीन पर टैप करती रही। लेस देन लाभ हानि रूपांतरण अनुपात यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किया जा रहा है। ग्रेटर देन। लाभ रूपांतरण अनुपात 101 है। हानि अनुपात 1:1 है। अरे जरा रुकिए, यह अनुपात उद्धरण चिन्ह। पेई कियान ने इसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसमें कोई गड़बड़ी प्रतीत होती है।
क्या लॉस कन्वर्जन रेशियो बहुत अधिक नहीं था? यदि वह सिस्टम फंड्स का सारा पैसा खो दे, तो वह उस सारी राशि को अपनी निजी संपत्ति में परिवर्तित कर सकता है। उसके लिए पैसों का नुकसान होना भी फायदे की बात होगी। मुझे रैंडम जनरेशन के जरिए इतना शानदार कन्वर्जन रेशियो मिला। लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है। यह अफसोस की बात है कि लाभ रूपांतरण अनुपात थोड़ा कम है। लेकिन कोई बात नहीं, पैसा कमाना जितना मुश्किल है, खोना उतना आसान नहीं है। तेई कियान को ऐसा लग रहा था मानो उसकी किस्मत आसमान छू रही हो। लेस देन अंतिम चरण। कृपया अपनी कंपनी का नाम लिखें, यहाँ क्लिक करके दर्ज करें ग्रेटर देन। तेई कियान ने कुछ क्षण विचार करने के बाद अपने विचारों से उस स्थान को भर दिया, टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। टेंगा ने तेजी से बढ़ते आसमान की ओर अग्रसर में सोअरिंग का प्रतिनिधित्व किया। उनकी यही इच्छा थी कि कंपनी जल्द से जल्द नई ऊंचाइयों को छू ले। लेस देन टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण पूरा हो गया। ग्रेटर देन अंतिम चरण पूरा होने के साथ ही स्क्रीन पर मौजूद शब्द गायब हो गए और मेनू अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आया। लेस देन नोट, यदि निपटान से एक सप्ताह पहले कोई अघोषित उत्पाद उपलब्ध होते हैं, तो निपटान की तिथि स्थगित कर दी जाएगी। स्थगन का निर्धारण सिस्टम द्वारा किया जाएगा। ग्रेटर देन। तेई कियान ने अतिरिक्त स्वरों के अर्थ पर विचार किया। समझौते से एक सप्ताह पहले वह किसी भी अघोषित उत्पाद को पेश नहीं कर सकता। ये बात समझ में आती है। अगर ऐसा कोई नियम नहीं होता, तो वह समझौते से पहले बचे हुए सिस्टम फंड को नए उत्पाद के विकास में लगा सकता था, जिससे सिस्टम फंड खाली हो जाता और यह एक खामी होती। इस नियम के चलते तेई कियान को निपटान से एक सप्ताह पहले अपने सभी मौजूदा उत्पादों को बाजार में उतारना पड़ा ताकि वे किसी भी लाभ या हानि के लिए जवाबदेह हों। यह एक ऐसा कदम था जिससे वह बच नहीं सकता था। एक और खामी दूर हो गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे सिस्टम फंड को 50,000 से घटाकर 0 करना होगा, जबकि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को 443 से बढ़ाकर 50,443 करना होगा। मुझे बस नियमों के दायरे में रहकर पैसे गंवाने शुरू करने होंगे, है ना? ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। तेई कियान आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मूल्य सृजन और नए उत्पाद बनाने के साथ साथ एक कंपनी की शुरुआत करना, सामान्य तरीके से। कंपनी के प्रमुख के रूप में उन्हें बस इतना करना था कि उस सामान्य स्थिति को थोड़ा सा बिगड़ने देना था। क्या बात बस इतनी ही थी? जितनी भी कंपनियां स्थापित हुईं, उनमें से कुछ ही सफल हुईं जबकि बाकी सभी असफल रहीं। ये स्पष्ट है कि सबसे आसान रास्ता कौन सा था। योजक चिन्ह 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 15 फरवरी 2020 से उन पुस्तकों पर खर्च किए गए कॉइन्स जो चयनित नहीं हैं, 30 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि फास्ट पास वापस नहीं किए जाएंगे। चयनित पुस्तक के कवर के कोने पर 30 दिनों के भीतर एक निशान लगा दिया जाएगा जो ये दर्शाता है कि पुस्तक का प्रकाशन जारी है। अपनी समझ के लिए धन्यवाद। तो अब सवाल यह है कि मुझे किस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इस बारे में विचार करने के बाद तेई कियान ने फैसला किया कि उसे पहले इस दुनिया की स्थिति को जान लेना चाहिए। अपना लैपटॉप खोलकर उसने कियांडू सर्च इंजन पर खोज की और हाल की खबरें, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी से संबंधित खबरें, खोजना शुरू कर दिया। कुछ अंतर हैं, हालांकि वे छोटे मोटे ही हैं। तेई कियान को स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा था। उनकी पिछली दुनिया की तरह ये चलन अभी भी इंटरनेट, प्रौद्योगिकी, खेल और सांस्कृतिक उद्योगों के इर्द गिर्द घूमता है। तेई कियान किसी भी उद्योग में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकती थी। इस व्यवस्था में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि
मूल्य सृजित करने और सिस्टम के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए पेई कियान को कंपनी शुरू करते समय संबंधित पेशेवरों को नियुक्त करना पड़ा। जिन उद्योगों से वह परिचित नहीं था, उनके प्रति पेई कियान को चीजों को संभालने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। क्या होगा अगर उसके द्वारा नियुक्त पेशेवर वास्तव में अविश्वसनीय हों और अंततः परियोजना को सफल बना दें? काफी सोच विचार के बाद पेई कियान ने गेम उद्योग में करियर बनाने का फैसला किया। पेई कियान ने भले ही व्यक्तिगत रूप से गेमिंग उद्योग में काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे गेम खेले थे। इस प्रभाव के कारण उन्हें उद्योग की अच्छी खासी समझ थी। अन्य उद्योगों की तुलना में उन्हें गेम उद्योग में आगे बढ़ने की अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा था। गेम प्ले में थोड़ा सा बदलाव करके वह एक ऐसा गेम बना सकता था जो असफल हो सकता था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। इसके अलावा गेमिंग उद्योग में पैसा बर्बाद करना आसान था। भौतिक उद्योगों में वह अचल संपत्तियों को बेचकर नुकसान की भरपाई कर सकता है और यह पूरी तरह से नुकसान नहीं होगा। हालांकि गेमिंग उद्योग में नुकसान व्यापक होगा और इसके परिणामस्वरूप बेकार कोड बन जाएंगे। 10 साल बाद की दुनिया की अपनी यादों के साथ, जब तक वह जानबूझकर लाभ कमाने वाले गेम बनाने से बचता रहेगा, क्या उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा? पहला चरण, गेम बनाएं। दूसरा चरण, धन का नुकसान करें और सिस्टम फंड को पूरी तरह से अपनी निजी संपत्ति में परिवर्तित करवा लें। तीसरा चरण, उसे जी भर के खर्च करने दें। अब सब कुछ इतना ही शानदार होने वाला है। पेई कियान को लगा कि वह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अपनी दिशा तय करने के बाद पेई कियान ने वाणिज्य ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट देखी और अपने आईडी कार्ड नंबर और प्रारंभिक पासवर्ड के साथ सफलतापूर्वक लॉगिन करके अपनी कंपनी की प्रबंधन प्रोफाइल डाउनलोड की। उनके नाम से एक कंपनी पंजीकृत थी, टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, और उसमें 50,000 युआन की धनराशि थी। यह उसके लिए सिस्टम की गुप्त तकनीक का उपयोग करके पंजीकृत किया गया होगा। उद्यमिता के पहलू में पेई कियान के पिछले जीवन और सरलीकृत कठिनाई की इस समानांतर दुनिया के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अधिक से अधिक नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कंपनियों के गठन में प्रवेश की बाधा कम थी और अधिकांश प्रक्रियाओं को बुद्धिमान बना दिया गया था और उन्हें ऑनलाइन और ग्राहक के स्तर पर पूरा किया जा सकता था। यह उद्यमियों के लिए बेहद मददगार था और यहाँ तक कि पेई कियान की पिछली दुनिया, जो 10 साल आगे थी, इस मामले में इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इसी तरह के अन्य बदलाव भी हुए। उदाहरण के लिए, दूरसंचार और क्लाउड प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति के कारण कई उद्योगों ने अपने नेटवर्क और संसाधनों को एकत्रित किया और इससे ऑनलाइन काम करने की दक्षता में वृद्धि हुई। गेमिंग उद्योग का ही उदाहरण लें। यहाँ एक एकीकृत आधिकारिक संगठन है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, संक्षेप में ESRO, जो विभिन्न प्रकार के गेमों के विनियमन और ऑडिटिंग का प्रभारी है। साथ ही ESRO की संसाधनों के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट है जो सभी उद्यमियों के लिए खुली है। ESRO की आधिकारिक वेबसाइट को घरेलू गेम बाजार के संसाधनों के संकलन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ सार्वभौमिक रूप से उपयोग योग्य कला संसाधन, प्रोग्रामिंग टेम्पलेट, डिजाइन पांडुलिपियां खरीदने के लिए भुगतान किया जा सकता है या यहाँ तक कि अपने गेम को अनुकूलित करने के लिए पेशेवरों को नियुक्त किया जा सकता है। कला से संबंधित ये संसाधन, प्रोग्रामिंग टेम्पलेट और अन्य सामग्री उद्योग जगत के व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा साझा किए जाते थे और कोई भी व्यक्ति इन्हें शुल्क देकर उपयोग कर सकता था। लेकिन निश्चित रूप से ये सभी संसाधन अधिक सामान्य और निम्न स्तर के थे। वेबसाइट पर कोई व्यक्ति शीर्ष स्तर के डिजाइनरों जैसे कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर सकता था और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बातचीत कर सकता था। इसके अलावा ESRO ने बाजार में उपलब्ध सभी आम गेम एडिटर्स को संकलित करके उन्हें सरल बनाया है और अपना खुद का एक आधिकारिक गेम एडिटर लॉन्च किया है। अगर कोई सीखने की कोशिश करे तो प्रोग्रामिंग की बुनियादी जानकारी न होने पर भी ज्यादातर लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अध्याय 2, अकेला रेगिस्तानी रास्ता। पेई कियान के पिछले जीवन के 2009 के समय में गेम उद्योग का वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र कुछ ऐसा ही था। उदाहरण के लिए, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय गेम वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट से फैंटेसी वर्ल्ड, CS से काउंटर स्ट्राइक और डोटा से गॉड्स राइजिंग तक पहुंच गए थे। देखने में भले ही वे अलग अलग लगे, लेकिन उनका गेमप्ले लगभग एक जैसा ही था। मोबाइल गेम के क्षेत्र में स्पष्ट सुधार हुआ, जिसका कारण संभवतः उनके पिछले जीवन की तुलना में यहाँ हार्डवेयर का तेजी से विकास होना था। उदाहरण के लिए, पेई कियान के पिछले जीवन में मोबाइल कार्ड गेम को लोकप्रियता 2012 में स्मार्टफोन के चलन के कारण ही मिलनी शुरू हुई थी। हालांकि इस दुनिया में 2008 में स्मार्टफोन के पहले से ही विकास के कारण
इसी तरह के गेम तब से ही मौजूद हैं और गेम की यह शैली अब तक परिपक्व हो चुकी है। अगर ऐसा है तो स्थिति काफी आशावादी है। मुझे बस इतना करना है कि 50,000 युआन पूरी तरह से वेबसाइट पर टेम्पलेट्स और कला सामग्री खरीदने में खर्च कर दूं। फिर मैं एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसे कोई खेलना नहीं चाहेगा और जो बिकेगा भी नहीं। 2 हफ्ते बाद ये नुकसान में गिना जाएगा। उत्तम। निर्णय लेने के बाद पेइकियान ने वेबसाइट पर इस्तेमाल करने के लिए टेम्पलेट खोजना शुरू कर दिया। ड्राइविंग सिम्युलेटर का बेसिक टेम्पलेट 20,000 युआन, जिसमें कार के बाहरी और आंतरिक भाग का एक निःशुल्क चित्र शामिल है। बैकग्राउंड टेम्पलेट रेगिस्तानी सड़क का टेम्पलेट 15,000 युआन। अगर मैं चाहता हूं कि वातावरण तदनुसार बदले तो मुझे 8,000 युआन और चाहिए होंगे। कुल मिलाकर 23,000 युआन हो जाएंगे। थोड़ा महंगा है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। रेडियो संगीत 100 गानों में से 30 गाने चुने या सिस्टम की गीत लाइब्रेरी से बेतरतीब ढंग से गाने बजने दें। 1,000 युआन बचे हैं तो मैं एक साधारण रैंकिंग फंक्शन ही ले लूंगा। वैसे भी मेरे पास और कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद पेइकियान ने गुस्से में आकर वेबसाइट पर ऑर्डर दिए और अपने 50,000 युआन पूरी तरह से गंवा दिए। सच तो यह है कि ये संसाधन महंगे नहीं थे। गेम एडिटर में डालने पर ड्राइविंग सिम्युलेटर टेम्पलेट ड्राइविंग सिम्युलेटर गेम के बुनियादी कार्यों को बनाने में सक्षम होगा। गति बढ़ाना, ब्रेक लगाना, मुड़ना और टकराना इत्यादि, ये सब पूरी तरह से हो चुका था। जहां तक रेगिस्तानी सड़क की पृष्ठभूमि की बात है, गेम एडिटर इसकी दूरी को संपादित करने का समर्थन करता है, जिससे रेगिस्तानी पृष्ठभूमि में यादृच्छिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। पर्यावरण परिवर्तन के कार्य के साथ साथ सूर्यास्त, सूर्योदय और रेत के तूफान जैसे अन्य परिवर्तन भी होते हैं। क्योंकि ये सार्वभौमिक टेम्पलेट थे, इसलिए कई इंडी गेम निर्माता भी इन्हें खरीद लेते थे, जिससे समानता के टकराव होने की 100% संभावना थी। टकराव से बचने के लिए कुछ रचनाकार विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए कला संसाधनों में कुछ बदलाव करते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे निवेश लागत में वृद्धि होती है। हालांकि पेइकियान को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। क्लैश, चलो ठीक है, मैं वैसे भी यहाँ पैसे हारने ही वाला हूँ। अगर क्लैश की वजह से गेमर्स इस गेम को न खेलने का फैसला करते हैं, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। पेइकियान ने अपना गेम बनाना शुरू किया। भले ही उनका मकसद नुकसान उठाना था, लेकिन गेम को इतना अच्छा होना जरूरी था कि वो ESRO की जांच प्रक्रिया से गुजर सके, तभी उसे सफलतापूर्वक बेचा जा सकता था। यदि कार्यात्मक कमियों और ESRO की असफल पशु चिकित्सा के कारण यह एक अधूरा उत्पाद है, तो सिस्टम इसे पेइकियान द्वारा नियमों का उल्लंघन मान सकता है। इसलिए खेल चाहे कितना भी गड़बड़ क्यों न हो, उसे कार्यात्मक होना ही चाहिए। गेम एडिटर में बेसिक और बैकग्राउंड टेम्पलेट डालने के बाद गेम का ढांचा तैयार हो गया। गेम में प्रवेश करने पर खिलाड़ी रेगिस्तानी सड़क पर गाड़ी चलाना शुरू कर सकेंगे। हालांकि खरीदे गए संसाधनों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। पेइकियान ने कारों में एक रेडियो फंक्शन जोड़ा, जिससे खिलाड़ी गाड़ी चलाते समय संगीत सुनने के लिए रेडियो चालू कर सकें। वे सभी सरल या पुराने और क्लासिक धुनें थीं। ट्रेंडिंग गाने इतनी सस्ती कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते थे। इसके बाद एक अहम समस्या सामने आई। इस गेम का मूल गेम प्ले कैसा होना चाहिए? पेइकियान को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। क्या यह एक रेसिंग गेम होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। वह केवल एक साधारण टेम्पलेट ही खरीद सकता था जिसमें एक कार की छवि और एक पृष्ठभूमि हो। जहां तक उन जटिल रेसिंग ट्रक, शानदार कारों और प्रतिस्पर्धी रेसिंग के लिए एल्गोरिदम की बात है, तो वह उन्हें वहन नहीं कर सकता था। अगर वह इसका खर्च नहीं उठा सकता था तो वह उन गेम प्ले को कैसे बना सकता था? अपना सिर पीटते हुए पेइकियान को बात समझ आ गई। गेम का मूल गेम प्ले सरल था, बस गाड़ी चलाना। खेल को पूरा करने के लिए बस शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक गाड़ी चलानी होगी। हालांकि सिर्फ यही काफी नहीं होगा। चूंकि सब कुछ सार्वभौमिक संसाधनों से संकलित किया गया था और गेम प्ले में कोई नवीन बदलाव नहीं थे, इसलिए वह चयन प्रक्रिया से नहीं गुजर पाएगा। खेल को मंजूरी दिलाने के लिए उन्हें कुछ बदलाव करने पड़े, लेकिन ये बदलाव बहुत बड़े नहीं होने चाहिए थे। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना था कि कोई भी इस खेल को खेलना न चाहे, वरना इससे नुकसान होगा। पेइकियान ने इस पर विचार किया और रेगिस्तानी सड़क की पृष्ठभूमि को अनिश्चितकाल तक बढ़ाने का फैसला किया और गेम प्ले को 8 घंटे तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही, खिलाड़ियों को अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले 8 घंटे तक गाड़ी चलानी होगी। साथ ही रास्ते में जगह जगह मोड़ भी आएंगे।
इससे खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक बटन दबाकर गेम पास करना असंभव हो जाएगा। इस तरह वह जांच प्रक्रिया को पास करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि गेम प्ले बाजार में मौजूद ड्राइविंग सिमुलेटरों से अलग था। इसके अलावा इतने खराब गेम प्ले के साथ क्या गेमर्स द्वारा उसकी जमकर आलोचना नहीं की जाएगी। इस गेम से कमाई का कोई चांस ही नहीं है। तेई कियान बेहद प्रसन्न थी और साथ ही इस बात पर अफसोस भी जता रही थी कि वह कितना प्रतिभाशाली था। अंततः उन्होंने एक बेहद सरल विधि से एक अंतिम इंटरफेस बनाया जिसमें केवल एक पंक्ति प्रदर्शित होती थी, अपने जीवन के 8 अनमोल घंटे बर्बाद करने के लिए बधाई। अगर कोई गेम पूरा भी कर लेता है तो तेई कियान को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे इतने नाराज हो जाएं कि वे उसकी कंपनी का कोई भी गेम फिर कभी न खेलना चाहें। उसने जो रैंकिंग फंक्शन खरीदा था उसे व्यर्थ न जाने देने के लिए उसने प्रत्येक खिलाड़ी के पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या और प्रभावी खेल समय को सारणीबद्ध करने के लिए एक टाइम वेस्टर्स रैंकिंग बनाई। यह एक बेकार रैंकिंग प्रणाली थी जो केवल इसलिए मौजूद थी क्योंकि इस पर पैसा खर्च किया गया था। कुछ ही समय में उसने इससे किनारा कर लिया। इन सभी कार्यों को गेम एडिटर के बुनियादी कार्यों के रूप में माना जाता था और इन्हें निष्पादित करने के लिए केवल सरल ड्रैग और पैरामीटर बदलने की आवश्यकता होती थी। मूल रूप से कोई भी व्यक्ति जिसके पास हाथ हो इसे कर सकता था। तेई कियान को गेम एडिटर को स्वयं सीखने, संसाधनों की खरीद और गेम बनाने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। ये घटिया गेम मुझे पक्का कुछ पैसों का नुकसान करवाएगा। गेम बनाने का काम पूरा करने के बाद तेई कियान ने इसे अपने लैपटॉप पर टेस्ट किया। 5 मिनट बाद वह खेल से बाहर निकल गया और उसे उल्टी आने वाली थी। वह बस गाड़ी चलाता रहा और चलाता रहा। ये बेहद उबाऊ था। संतुष्ट होकर तेई कियान ने तुरंत गेम प्रकाशित कर दिया। गेम का नाम लेस देन द लोनली डेजर्ट रोड ग्रेटर दैन। खेल का सारांश, एक सुनसान रेगिस्तानी सड़क पर कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने से आपको जीवन के बारे में कुछ एहसास होंगे। जब तेई कियान ने सारांश लिखा तो वह दुविधा में था। क्या उसे इस बारे में शेखी बघारनी चाहिए? नहीं। अगर वह खिताब पर चर्चा करने के लिए कई लोगों को आकर्षित कर ले और उसे कम नुकसान हो तो क्या होगा? क्या उसे इसके बारे में बुरा भला कहना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ सिस्टम इसे उल्लंघन मान सकता है, दूसरी तरफ गेमर्स इसे रिवर्स साइकोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। क्या पता, जितना ज्यादा वह इसके बारे में बुरा भला कहेगा उतना ही ज्यादा उन्हें खेलने का मन करेगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा ईमानदार सारांश लिखने का फैसला किया कि गेमर्स को इसे पढ़कर जरा भी दिलचस्पी महसूस न हो। इसके बाद कीमत तय करने का काम था। तेई कियान ने बिक्री मूल्य 1 युआन तय किया। वह इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि कोई बेवकूफ इसे खरीद ले, ऐसे में उसे कम नुकसान होगा। कीमत को इतना कम रखकर तेई कियान ये सुनिश्चित कर रहा था कि अगर कुछ दर्जन गेम अभी इसे खरीद ले तो भी इसे उसके नुकसान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद तेई कियान ने गेम अपलोड कर दिया। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये स्वचालित रूप से आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय लग सकता है। ये प्लेटफॉर्म एक स्वचालित अनुशंसा प्रणाली का उपयोग करता है। पृष्ठभूमि डेटा में होने वाले परिवर्तनों की ट्रैकिंग के आधार पर एक ही बैच के नए गेमों की अनुशंसा की जाती है और जब तक रैंकिंग में जानबूझकर हेरफेर नहीं किया जाता तब तक प्रशासक इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तेई कियान बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। इतना घटिया गेम तो प्रकाशित होते ही गायब हो जाना तय था। 2 हफ्ते की समय सीमा खत्म होते ही 50,000 युआन उसके हो जाएंगे। कमाल है। अपना लैपटॉप बंद करते ही तेई कियान को बहुत सुकून मिला और उसके दिल से आनंद की लहर दौड़ गई। अध्याय 3, एक घटिया खेल की तलाश में। उस दोपहर उसके सहपाठी एक एक करके वापस लौट आए। उनमें से एक ने अपने हाथों में एक प्लास्टिक की थैली लहराई जिसमें उसने कैंटीन से खरीदा हुआ खाना था। तेई कियान ने उसे अपने पूर्व जन्म के छात्रावास के साथी मायान के रूप में पहचाना। उसके विशाल लंबे चेहरे ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। भाई कियान, तुमने क्लास बंद करने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो वाकई अच्छी है। वाइस प्रेसिडेंट ने हाजिरी नहीं ली। मायान ने तेई कियान को ये कैसी किस्मत है वाले भाव से देखा। बाकी रूममेट्स ने अपने लैपटॉप चालू करना शुरू कर दिया। दोपहर में कोई क्लास नहीं है, क्या कोई गेम खेलना चाहेगा? मैं तैयार हूँ, जल्दी करो। मायान, तुम कहाँ हो? रुको, मेरा खाना अभी खत्म नहीं हुआ है, जल्दी करो। सुस्त कहीं के, कोई दूसरे छात्रावासों से और लोगों को बुला लाओ।
छात्रावास में रहने वाले अन्य लोगों ने पहले ही अपने लैपटॉप चालू कर लिए थे और अपने बिस्तरों पर छोटी छोटी कामचलाऊ मेजें लगा ली थीं। स्कूल के छात्रावास की हालत इतनी दयनीय थी कि हर बंक बेड के लिए एक अलग टेबल भी नहीं थी और वे केवल पालथी मारकर बैठकर ही खेल सकते थे। तेई कियान को हमेशा से ये संदेह था कि उनकी पीठ की समस्याएं इसी अवधि से उत्पन्न हुई होंगी। सर्वश्रेष्ठ गेमिंग अनुभव प्राप्त करने के लिए भले ही उनके पास अपने लैपटॉप हो और छात्रावासों के भीतर गेमिंग सत्र आयोजित करना सुविधाजनक हो, फिर भी कई छात्र इंटरनेट कैफे जाना पसंद करेंगे। मा यांग ने अपने स्टेनलेस स्टील के कटोरे को पकड़ रखा था जिसमें खाने से भरा एक प्लास्टिक का थैला था। जल्दी से कुछ निवाले खाकर उसने पूरा प्लास्टिक का थैला कूड़ेदान में फेंक दिया। सभी लोगों द्वारा कैंटीन से खाना खरीदने का कारण ये था कि उस दोपहर उनकी क्लास थी। अगर उनमें शिष्टाचार न होता तो सब लोग लाशों की तरह अपने बिस्तरों पर पड़े होते। अगर कोई अंततः कैंटीन जाने का फैसला करता है तो बाकी लोग उसे उठाकर ले जाने के लिए कहेंगे। लेकिन जाहिर है टेकअवे सेवा बाद में शुरू हुई। हालांकि उस समय टेकअवे ऐप उपलब्ध नहीं थे और लोग फोन करके ऑर्डर करते थे। कुछ गरीब छात्र अतिरिक्त आय कमाने के लिए इसे अंशकालिक नौकरी के रूप में करते थे। मा यांग दौड़कर बाहर गई और चिल्लाई। देखते ही देखते गेम रूम लोगों से भर गया। तेई कियान ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा, ये गॉड्स राइजिंग नाम का 5v5 मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरेना मोबा गेम था। इसका गेम प्ले डोटा जैसा ही था, बस इसे अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया था। समय रेखा की दृष्टि से देखें तो लीग ऑफ लेजेंड्स ने भी 2011 से लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये 2009 में मौजूद था, लेकिन इसे बेहद खराब तरीके से बनाया गया था। इसके अलावा ये तेई कियान के पूर्व ज्ञान पर आधारित था। इस दुनिया में वर्तमान परिवर्तनों को देखते हुए लीग ऑफ लेजेंड्स के निर्माण की कोई गारंटी नहीं थी। इस दौरान इंटरनेट कैफे में MMORPG गेम्स का बोलबाला था और सबसे लोकप्रिय गेम फैंटेसी वर्ल्ड था। हालांकि गॉड्स राइजिंग जैसे गेम भी काफी लोकप्रिय थे, लेकिन वे छात्रावासों में अधिक लोकप्रिय थे क्योंकि उन्हें विशुद्ध रूप से ऑनलाइन गेम नहीं माना जाता था। हालांकि ये गेम इंटरनेट कैफे में खेले जाते थे और प्लेयर बनाम प्लेयर PvP गेम भी होते थे, लेकिन ये मल्टी मैसिव मॉफिक गेम्स MMORPG के बराबर नहीं थे। भाई कियान, आज आप इतने स्तब्ध क्यों लग रहे हैं? क्या आप ठीक से सोए नहीं? मा यांग तेई कियान की हालत देखकर हैरान रह गया। हमें एक की कमी है। क्या तुम आ रही हो? तेई कियान ने सिर हिलाया। नहीं, किसी और को ढूंढो। ठीक है, मैं बगल वाले घर से बूढ़े वान को बुला लाता हूँ। मा यांग ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही समय बाद अगल बगल स्थित दोनों छात्रावासों में तेजी से चहल पहल शुरू हो गई। मिडलेन का खिलाड़ी गायब है। सावधान रहो, धिक्कार है। उसने मुझे कैसे मार डाला? हा, 3 लोगों ने मिलकर हमला किया और फिर भी मारे गए। नौसिखिए। तेई कियान मा यांग के पीछे खड़ी होकर स्क्रीन पर कसकी तेज गति को देख रही थी, जबकि मा यांग अपने बाएं हाथ से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। कीबोर्ड की तेज क्लिक की आवाजें मा यांग की कुशलता को दर्शा रही थी। फिर उसने स्कोरबोर्ड पर नजर डाली। खेल के 10 मिनट बीत चुके थे और स्कोर 10-9 था। मा यांग की किल डेथ KD का स्कोर 0-0 था। जब वह टावर के नीचे आखिरी शॉट लगाने से चूक रहा था, तो उसके रूममेट्स घबरा रहे थे। तेई कियान इस बात पर अफसोस जताए बिना नहीं रह सकी कि 2009 में सभी के लिए युवा होना और खेलों के आनंद का अनुभव कर पाना कितना अद्भुत था। जब से उसने काम करना शुरू किया था, उसने ढेरों बेहतरीन गेम खरीदे थे। हालांकि वे सभी धूल फांकते रह गए क्योंकि वह उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। कामकाजी जीवन बेहद थका देने वाला था और काम खत्म होने के बाद वह बस सोफे पर लेटकर वेबसाइट्स ब्राउज करना या लाइव स्ट्रीम देखना चाहता था। असल में वह मोबाइल गेम खेलने में भी इतना आलसी था। ऐसे गेम तो दूर की बात है जिनमें इतनी तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। सौभाग्यवश अब परिस्थितियां अलग थीं। अगर वह सरकारी सहायता पूरी तरह से खो दे तो वह बिना किसी मेहनत के पैसा कमा सकता है। फिर वह एक आवारा की तरह सुखमय जीवन जी सकता है। तेई कियान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने भविष्य के बारे में खुशी खुशी सोच रहा था। तो उसे ये शुरुआती 50,000 युआन कैसे खर्च करने चाहिए? शायद उसे पहले एक हाई एंड कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए। इसके बाद वह एक घर किराए पर लेगा और बेशर्मी से एक आवारा की तरह अपना जीवन जारी रखेगा। फो तेई कियान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तो इसी के साथ इस हफ्ते का ट्रैश गेम्स डिस समाप्त होता है। अगर आप सभी डैडीज को यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
बीजिंग के एक किराए के मकान में घनी भौं और बड़ी बड़ी उदास आंखों वाला एक मोटा युवक अपने कंप्यूटर के सामने बेमन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये थे कियाओ लियांग, जो पोर्ट्रेटो वेब के गेम सेक्शन में एक मशहूर यूपी हैं और जिन्हें टीचर कियाओ के नाम से जाना जाता है। उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से गेम्स चैनल के गॉडफादर भी कहते थे, क्योंकि हर बार वीडियो खत्म करते समय वे डैडी कहकर पुकारते थे। मालिक एक पेशेवर यूपी मास्टर के रूप में कियाओ लियांग काफी लोकप्रिय थे और उनके प्रशंसकों की संख्या भी अच्छी खासी थी। हालांकि ये 2009 की बात है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उनकी आय अभी भी काफी अस्थिर थी। यदि उन्हें अच्छे प्रायोजित सहयोग प्राप्त हो जाते हैं तो वे क्षण भर के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और किसी रेस्तरां में अच्छे भोजन का आनंद ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सिर्फ सादा सूप और नूडल्स खाकर ही गुजारा करना पड़ सकता है, यानी भूखे रहकर ही आहार लेना पड़ेगा। कियाओ लियांग ने अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ट्रैश गेम्स दिस सेगमेंट अभी भी सबसे ज्यादा पसंद किया गया और सबसे ज्यादा बार देखा गया, जिससे गेम पसंद करने वाले प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या आकर्षित हुई। कियाओ लियांग के पास महीने के नए अनुशंसित गेम नामक एक और सेगमेंट था जो प्रायोजित साझेदारी के लिए था। आखिरकार उन्हें ट्रैश गेम्स दिस नामक एक सेगमेंट के माध्यम से लोकप्रियता मिली। हालांकि प्रायोजित पोस्ट के लिए उनके साथ काम करने के इच्छुक किसी भी गेम व्यापारी के लिए उस सेगमेंट के माध्यम से कुछ भी प्रकाशित करने की हिम्मत करना असंभव था। इसलिए कियाओ लियांग ने प्रायोजित साझेदारियों के लिए ही महीने के नए अनुशंसित गेम बनाए। लेकिन ट्रैश गेम्स दिस की तुलना में इसके फॉलोअर्स बहुत कम थे। ट्रैश गेम्स दिस के नवीनतम एपिसोड की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद कियाओ लियांग ने इसे लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया। उन्हें लगा कि इसमें कुछ कमी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसमें आत्मा का अभाव था। इस बार जिन खेलों का जिक्र हुआ वे बिल्कुल बेकार होने के अलावा कुछ भी खास नहीं थे। अपने सारांश, सामग्री, वॉइस ओवर और पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की सावधानी पूर्वक तैयारी करने के बावजूद कियाओ लियांग को लगा कि हालांकि एपिसोड देखने योग्य था, लेकिन इसमें कोई सनसनीखेज बात नहीं थी। ये खेल इतने घटिया थे कि उन पर चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं था। इस बात से कियाओ लियांग बेहद परेशान थे। आखिरकार उनकी आजीविका इसी पर टिकी थी। अगर उनके दर्शकों की संख्या नहीं बढ़ती तो उनके लिए बेहतर प्रायोजित साझेदारियां हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कियाओ लियांग को नवीनतम एपिसोड प्रकाशित करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म पर नए गेम की अनुशंसा सूची देखी और अपने लिए खास गेम ढूंढने लगे। तभी उसे भूख लगने लगी और उसने पानी उबालने से पहले इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट निकाला ताकि वह अपनी ऊर्जा की भरपाई कर सके। जब पानी उबल गया तो कियाओ लियांग ने नए खेलों की तलाश जारी रखी। द लोनली डेजर्ट रोड, ये किस तरह का घटिया गेम है? कियाओ लियांग ने खेल का सारांश देखा। एक ऐसी सिम्युलेटेड ड्राइविंग यात्रा जो आपको जीवन पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। आप जीवन पर किस प्रकार विचार करते हैं? उस सारांश ने कियाओ लियांग की जिज्ञासा को जगा दिया। गेम सेक्शन के एक पेशेवर कंटेंट क्रिएटर के रूप में कियाओ लियांग मूल रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी रुचि के अनुसार कोई भी गेम खेलता था। उसने गेम पर क्लिक किया और कुछ ही देर में डाउनलोड पूरा हो गया क्योंकि गेम अपने आप चालू हो गया।